चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दिन सोमवार का था। मैं अपनी कुटिया में बैठा ही था कि अभी अभी एक कप गरम गरम चाय की चुस्की ली थी। तभी मेरा सहकर्मी रंजन मेरी कुटिया में आ गया। हम दोनों ही इस ऑफिस में दफ्तर का काम करते हैं। आज उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे कोई उदासी की छाया छाई हुई थी। क्या हुआ रंजन, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है मुझे। रंजन बिना कुछ कहे मेरे सामने वाली कुर्सी पर धप से आकर बैठ गया। आमतौर पर हंसमुख रहने वाला रंजन, उसे मैंने पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। अरे क्या हुआ, चाय लोगे? बोलो। राजीव? नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं होगी। अच्छा ये तो बोलो, हुआ क्या है इतना शांत? रंजन ने एक बार आंख उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी नजरें जैसे धुंधली और बोझिल सी लग रही थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हें देख के लगता है जरूर कुछ हुआ है, मुझे तुम बोल सकते हो। वह कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखता रहा। रंजन का घर यहाँ से करीब 7 मील दूर एक गांव में है। हड़ताल की वजह से पिछले 10 दिनों से ऑफिस बंद था। आज कई दिनों बाद उसकी मुलाकात हुई। मैंने अंदाजा लगाते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है ना? अरे किसी को कुछ हुआ है तो मुझे बोल सकते हो तुम। नहीं, वैसा कुछ नहीं। एक घूंट निकलकर रंजन ने निराश भरी आवाज में कहा, सुतपा गांव छोड़कर चली गई है, चली गई वो। कुछ तो मैं भी समझ ही गया था मामला। सुतपा रंजन की बचपन की दोस्त थी। अब बेशक वह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा था। रंजन अक्सर मेरे सामने सुतपा की बातें किया करता था। क्या मतलब, क्यों गांव छोड़कर चली क्यों गई अचानक? मतलब वो बहुत बड़ी बात है, छोड़ो सब, छोड़ दो वो। पर गई कहाँ? नहीं लौटेगी? बहुत दूर चली गई, सुना है। वहां पर अगले ही महीने उसकी सुतपा की शादी भी कर देंगे वो लोग। क्या क्या कह रहे हो? ऐसे बिना जान पहचान की शादी? क्या तुमने एक बार उससे बात नहीं की? हाँ, मैंने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। इस गांव में किसी के संग कोई भी संबंध नहीं रखेंगे वो लोग। यही नियम है, जिस परिवार का खून का स्वाद वो ले लेती है, उसी परिवार से एक एक करके सबको खींच के ले जाती है वो। मतलब किसकी बात कर रहे हो? रंजन ने एक बार सतर्क नजरों से चारों तरफ देखा, फिर आवाज नीचे कर लगभग फुसफुसाते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहा, छलावा। छलावा? वो क्या है? हाँ, एक श्राप है, एक जिंदा श्राप है वो छलावा। अरे कैसा श्राप? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? पिछली पूर्णिमा की रात सुतपा के भैया को वो छलावा खींच के ले गई। तभी उन्होंने तय किया था कि वो इस गांव में और नहीं रहेंगे। एक बार छलावे की नजर पड़ जाए तो वो बहुत डरावनी बात होती है। इसलिए श्राद्ध खत्म होने के तुरंत बाद ही सारा सामान बांधकर उन लोगों ने गांव ही छोड़ दिया। रंजन की बातें सुनकर मैं बेहद चौंक गया। अरे ये कैसी चीज है जो इंसान को खींच के ले जाती है? थोड़ा खोलकर सब कुछ बताओ मुझे, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम शहर के आदमी हो प्रशांत, कभी गांव में नहीं रहे हो, तुम ये सब कैसे समझोगे? शायद मुझ पर भरोसा भी नहीं करो तुम। एक बार छलावा जिसको खींच के ले जाती है वो कभी वापस नहीं आता है। हर पूर्णिमा की रात गांव के राय दिखे के पानी में पाताल से उठकर आती है छलावा अपने शिकार की तलाश में। उस रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। जो एक बार बाहर निकलता है तो उसको वो बहला फुसला कर ले जाता है।
उस राय दिघी के पास, और उसके बाद ही छलावे के डर से गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। अगर वो एक बार शिकार करना शुरू कर दे, वो जल्दी से रुकता नहीं है। बहुत सारी जान लेकर ही उसके बाद ही रुकता है वो। सुतपा के मम्मी पापा नहीं चाहते थे उसके परिवार में और कोई उस छलावे के हाथों से मरे, इसीलिए सारी जमीन बेचकर किसी को बिना बताए चले गए वो लोग। रंजन हल्का सा हंस पड़ा, एक ठंडी अर्थहीन सी हंसी। निराशा से भरकर रंजन का गला रूंध आया। शायद मुझे उसे दिलासा देना चाहिए था, लेकिन मैं तो बड़े ही अभद्र तरीके से हंस पड़ा। अरे मुझे गलत मत समझो रंजन, मैंने थोड़ा हंस दिया। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, और तुम ही ये सब पाताल भूत श्राप इन सब में विश्वास कर रहे हो। छलावा, और वो भी इंसानों को नदी में खींच लेता है। अरे ये सब जाकर बच्चों को सुनाओ तुम। देखो कोई और वजह होगी सुतपा के भाई की मौत का, तुम लोग बिना वजह डर रहे हो। अरे ये सब कुछ नहीं होता, इसीलिए ही तुम्हें कहना नहीं चाहता था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे टेबल पर ये गणेश जी की मूर्ति क्यों रखी है? अरे भगवान की मूर्ति है इसीलिए रखा है। भगवान अर्थात शुभ शक्ति, सही बोला ना? अगर यहाँ शुभ शक्ति का अस्तित्व है तो फिर बोलो अशुभ शक्ति का अस्तित्व क्यों नहीं होगा? हाँ अरे ये तो सिर्फ लॉजिक है, पर वास्तव में ये सब चीज होता है, सब कुछ होता है। हाँ कल्पना से भी ज्यादा होता है वास्तव में। रंजन का जबड़ा कड़ा हो गया था, जैसे वह किसी बात को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका हो। तुमने भरोसा नहीं किया है प्रशांत, मैं समझ रहा हूं। कल होली की छुट्टी है, अगर हिम्मत है तो चलो कल फिर मेरे साथ मेरे गांव में राय दिघी में छलावा है कि नहीं, जाकर खुद ही देख लेना। कुछ क्षण में चुप रहकर सोचता रहा, रंजन का यह व्यवहार क्या है? वह तो कभी ऐसा नहीं करता। शायद गम और बेचैनी में उसका दिमाग सही नहीं है। अरे देखो रंजन, तुम भी जानते हो ये सब छलावा कुछ चीज नहीं है, तो बिना मतलब बहस करके क्या फायदा? बस एक बार चल के देखो तुम, फिर पता चल जाएगा, है कि नहीं? होंठ तनकर वह हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम डर रहे हो प्रशांत? क्या इतनी थी तुम्हारी हिम्मत? नहीं, मैं क्यों डरूं? किस चीज से? असल में जो चीज नहीं उससे क्या डरना? तो फिर चलो। रंजन की नजर फिर से मेरी ओर टिक गई। अरे बाप रे, अब तो बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब काम छोड़कर उस कमरे के पीछे दौड़ना, अब मना करना भी असंभव है। कहीं रंजन मुझे फिर से डरपोक न समझ बैठे। थोड़ी हंसते हुए मैंने कहा, अच्छा ठीक है, चलो फिर। देखो मैं पहले से बता रहा हूँ, इन सब से मुझे डर नहीं लगता। मैं भी देखता हूँ छलावा क्या है, चलो। रंजन के होंठों पर विजय की मुस्कान थी। अचानक कहीं से एक ठंडी हवा कमरे में आ गई, साथ में एक सड़ी सड़ी बदबू भी। रंजन के घर के सामने पहुंचते ही देखा कि दिन ज्यादा बाकी नहीं है। सूरज दूर क्षितिज पर झुक चुका है। रंजन के माता पिता नहीं रहे, वह घर में अकेला रहता है। कमरे के भीतर गहरा अंधेरा है। रंजन ने एक मोमबत्ती जलाई। मैं कमरे के कोने में रखे आधा टूटे आराम कुर्सी पर बैठ गया। कमरे के भीतर असामान्य रूप से ठंडक है, कहीं से जैसे सिहरन पैदा करने वाली हवा बह रही है। लेकिन अभी तो सर्दी का मौसम नहीं है। फिर भी मुझे अजीब सा झटका लगा। रंजन का हाव भाव और भी अजीब है। एक बार कमरे में आता है, फिर तुरंत कहीं बाहर चला जाता है। मैं लेटकर और बैठकर समय बिताता रहा। रात बढ़ते बढ़ते वह खाने के साथ कमरे में आया। व्यवस्था बहुत साधारण थी।
खाना खाते हुए मैंने उससे पूछा, अच्छा यहाँ से वो रायदिघी कितना दूर है? ज्यादा नहीं, बस यहाँ से पैदल जाने में 10 मिनट ही लगेंगे। तो फिर हम लोग जा कब रहे? थोड़ी देर बाद ही। रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां। बाहर इस चांदनी में देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा पानी के पास मत जाना। क्यों? छलावा ले जाएगी। ध्यान से कान लगाकर सुनो। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? सुन पा रहे हो तुम? वो सुरीला आवाज, वो छलावे की पुकार है। अगर दिघी के किनारे ये आवाज सुनो, उस समय भूल कर भी पानी की तरफ मत देखना। मैं कह दे रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी तरह सतर्क होने के बावजूद कुछ भी सुन नहीं पाया। वह कहाँ और क्या सुन रहा था कौन जाने। रंजन आदमी इतना कुसंस्कार पूर्ण है ये मुझे पता नहीं था। चलो चलो, अब और देर मत करो, चलो निकलते हैं। गांव की मिट्टी की सड़क पर रंजन आगे बढ़ा, मैं उसके पीछे पीछे। चांदनी की रोशनी धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। रास्ते पर पड़े सूखे घास पत्तों पर हमारे पैरों से चरमराहट की आवाज उठ रही थी। इस इलाके में ज्यादा आबादी नहीं है। जो कुछ घर दिखते भी थे वे गहरे अंधेरे में डूबे हुए थे। झिंझी लगातार आवाज दे रही थी। हम दोनों में से किसी ने कुछ कहा नहीं। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं किसी जगह से एक लोमड़ी ने चिल्लाया। काफी देर चलने के बाद थोड़ी दूर एक झाड़ी से ढके तालाब जैसा कुछ दिखाई दिया। रंजन उसी तरफ बढ़ रहा था। समझने में देर नहीं लगी कि यही वह रायदिघी है। थोड़ी और आगे बढ़ते ही जगह को ठीक से देख पाया। तालाब के चारों तरफ घास पत्तों ने इसे ढक रखा था। तालाब के पार बांस के पेड़ों का घना जंगल ऐसा अंधकार का घेराव बना रहा था। रायदिघी के काले पानी पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी और पानी पर फिसल रही थी। तालाब का आकार भी छोटा नहीं था। रंजन अंधेरे में एक जगह खड़ा होकर मुझे हाथ हिलाकर पास बुलाया। पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक अस्पष्ट पैदल रास्ता था। रंजन जैसे कई सालों से यहां जाना जानता हो, झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। मुझे फिर से अजीब सा लगा। मन में धीरे धीरे एक संदेह अंकुरित होने लगा। झाड़ियों को हटाकर हम ठीक तालाब के किनारे पहुंच गए। जंगल एक जगह थोड़ी कम था। वहीं धप से बैठकर रंजन ने कहा, मैंने जो कहा था तुम्हें सब याद है ना? बहुत ध्यान से चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ तुम। हम चुपचाप बैठे रहे। शब्दहीन क्षण एक एक करके गुजरने लगे। रायदिघी का बीच में कांप रहा था, लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने के बावजूद कोई असामान्य चीज नजर नहीं आई। धीरे धीरे मैं अधीर होने लगा। कहाँ है रंजन? हाँ, कुछ तो नहीं हो रहा है। कहाँ है तुम्हारा वो? बात कहते कहते ही मैंने उसकी ओर चेहरा घुमाया और अगले ही पल मेरे सीने के भीतर ठंडक दौड़ गई। रंजन ने धीरे धीरे मेरी तरफ गर्दन घुमाई। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला और फक था। होठों के कोनों में एक घिनौनी टेढ़ी मुस्कान। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ही मेरे पैरों में किसी ने जोर से खींच लिया। इस अचानक हमले में मैं संभल न पाया और धड़ाम से पानी के पास तक खिंच गया। पैरों की ओर देखते ही मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पानी के भीतर से एक काले कोयले से हाथ ने मुझे पकड़ लिया था और खींच रहा था पानी की तरफ।
उस हाथ की पकड़ असंभव ताकत वाली थी। मैं किसी तरह भी छुड़ा न सका। तेज खिंचाव में मैं धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ता जा रहा था। मैंने दोनों हाथों से घास को जकड़ लिया, लेकिन हाय भगवान, उस अमानवीय ताकत के सामने मेरी कोई बिसात नहीं थी। पूरा मामला इतना जल्दी हो गया कि मुझे चीखने का भी मौका नहीं मिला। तब तक मेरे घुटने तक राय दिघी के काले पानी के अंधकार में डूब चुके थे। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा। क्या यही वही छलावा है? क्या रंजन की बात झूठ नहीं थी? रंजन 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 की बात याद आते ही मैंने किसी तरह ऊपर देखा, लेकिन वह कहां था? रंजन रंजन कोई नहीं, चारों ओर बस सन्नाटा। दूर कछुबन के बीच से लोमड़ी की आवाज कानों में पड़ी। मैंने अपने शरीर की आखिरी ताकत से कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। उस काले हाथ के खिंचाव में मैं अब आधा पानी के नीचे था। मेरे पूरे शरीर में सुन्नपन छा गया। आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो रहा था। पानी अब मेरे गले तक आ गया था। फिर सब काला, गाढ़ा निकष अंधकार। जब एक बार आंख खुली तो देखा मेरा पूरा शरीर पानी में तैर रहा है। पैरों में असहनीय पीड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पैर अपने मुंह में डालकर चबा रहा हो। हड्डियां चूर चूर हो रही हों। धुंधली आंखों से देखा सामने बांस के जंगल के पेड़ पर कुछ लटक रहा है। निःशब्द, निश्चल, जड़। क्या है वह? वो कौन है? अगले ही पल समझ आ गया। वह और कुछ नहीं बल्कि एक इंसान की लाश। हाँ, बिल्कुल सही। गले में फंदा लगाकर लटक रही थी वह देह। चांदनी की हल्की रोशनी में उसके बदन पर पहनी वही कमला रंग की शर्ट मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। रंजन, कल सुबह जब वह मेरी कुटिया में आया था तब तो यही शर्ट पहनी थी उसने, लेकिन एक पल में सब साफ हो गया। तो क्या सुतपा के गांव छोड़ जाने के कारण रंजन ने आत्महत्या कर ली? क्या ये उसी छलावे का काम है? लेकिन अगर ऐसा ही है तो कल से मेरे साथ जो था वह कौन था? पैर की पीड़ा बढ़ गई। पानी के नीचे से फिर एक झटका, और सब अंधेरा होने से पहले मेरे कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूं प्रशांत। इसलिए तो तुम्हें बुलाकर ले आया हूं। देख लिया ना,